जीएनएम जीएनएम कोर्स क्या होता है, इसके लिए कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, ये कोर्स कैसा होता है, इसके क्या करियर स्कोप है, और अगर आपको विदेशों में काम करना है तो आप जीएनएम के थ्रू कैसे काम कर सकते हो, कैसे फॉरेन में जा सकते हो, कितना कमा सकते हो, सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। एग्जाम कौन कौन से देने हैं, डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कितनी फीस लगती है इस कोर्स को करने में, कितने साल का कोर्स होता है, सब कुछ हम जानेंगे जीएनएम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट जीएनएम कोर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसका क्या मतलब है? ये एक तरह का नर्स का कोर्स है। नर्स बनने के लिए टोटल 4 कोर्सेज फेमस हैं। पहला होता है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, दूसरा होता है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, तीसरा होता है जीएनएम, चौथा होता है एएनएम। ये 4 कोर्स ऐसे कोर्स हैं जिससे कोई भी स्टूडेंट नर्स की तरह काम कर सकता है। तो ये जो जीएनएम का कोर्स है ये एक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम और जीएनएम डिप्लोमा कोर्स होते हैं। एएनएम पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं एएनएम पे भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में कंपैरिजन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। सो आप इस कंपैरिजन वीडियो को देख सकते हो। अच्छा, अभी फिलहाल हम जीएनएम की बात कर रहे हैं। अगर आपको स्पेशल वीडियो एएनएम पे चाहिए होगा तो कमेंट में मेंशन कर देना। बीएससी नर्सिंग पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसका भी लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो। फिलहाल हम लोग जीएनएम की बात कर लेते हैं। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे हम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कहते हैं। ठीक है, इस कोर्स से आप नर्स बनते हो। नर्स का क्या काम होता है? नर्स का काम होता है जैसे कि पेशेंट्स की देखभाल करना। मेन काम नर्स का यही होता है, पेशेंट की देखभाल करना। कैसी देखभाल? जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसको ड्रिप लगाना है, डॉक्टर बता के गए हैं कि उसको ड्रिप लगी हुई है, आपको देख रेख करना है कि किस समय तक ड्रिप लगाए रखना है, कब बॉटल चेंज करना है, कब नहीं करना है, ये सब आपको देख रेख करना है। समय समय पे पेशेंट को दवाई देनी है। ठीक है, पेशेंट्स को की हेल्प करना है किसी भी तौर पे, जिस तरह से उन्हें हेल्प की ज़रूरत है उस तरह की उन्हें हेल्प करनी है। ठीक है, और नर्स का क्या काम होता है? नर्स का ये भी काम होता है कि चेक करना, मतलब रूटीन चेकअप करना कि कितने पेशेंट्स हैं, कितने आए, कितने गए, उनका पूरा ब्यौरा रखना। ये सब नर्सेज का काम होता है। और नर्सेज मतलब जो गवर्नमेंट नर्सेज होती हैं वो कई बार घर घर जाके इन्फॉर्मेशन भी देती हैं, ताकि हाइजीनिक इन्फॉर्मेशन देती हैं, ताकि लोग हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जो टीका वगैरह लगाना होता है ये भी के लिए जाती हैं। डिपेंड करता है कब कैसी नीड है, और आप गवर्नमेंट नर्स बने हो या प्राइवेट नर्स बने हो, इन सब फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका। ठीक है, नर्स को क्या क्या काम करने पड़ते हैं डिटेल में मैंने इस वीडियो में बता दिया। आप चाहो तो ये वीडियो भी देख सकते हो, लिंक अगेन आपको लास्ट में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जीएनएम का जो कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है और 3 साल का ये कोर्स होता है। ठीक है, कितने साल का? 3 साल का ये कोर्स होता है। और लड़के प्लस लड़कियां इसे दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, लड़का हो या लड़की हो दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं। और चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप बायोलॉजी से हो, चाहे आप आर्ट से हो, ठीक है, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, आर्ट्स वाले कुछ कॉलेज में एलिजिबल नहीं होते, कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आर्ट्स वाले एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन बाकी जगह मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज में आर्ट्स वाले भी एलिजिबल होते हैं और कॉमर्स वाले भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी मोस्ट ऑफ द जगह आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, एक बहुत पॉपुलर सवाल आता है, क्या नीट से जीएनएम कोर्स कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। दूसरा बहुत पॉपुलर सवाल आता है कि क्या हम एम्स में जाकर के जीएनएम कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। नीट और एम्स से आपका जीएनएम कोर्स नहीं होता। तो सवाल ये आता है कि फिर हम जीएनएम कोर्स कैसे करें, जीएनएम कोर्स में एडमिशन कैसे होगा? तो मैं आपको बता देती हूँ। जीएनएम कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में होता है और वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि कॉलेज अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मतलब धोखाधड़ी भी हो सकती है। सो मेरा सजेशन होगा कि आप इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लो। अब आप पूछोगे तो इंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें सेंट्रल लेवल का एक ही इंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि है सीयूटी यूजी। सीयूटी यूजी के थ्रू आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे कॉलेज है जो सीयूटी यूजी के मार्क्स के बेसिस पे आपको जीएनएम कोर्स में एडमिशन देंगे। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्टेट के अपने खुद के एग्जाम होते हैं। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में 2 एग्जाम हैं। एक है सीपी नेट जो कि आपको यूपी यूएमएस सैफई में एडमिशन देगा और गवर्नमेंट कॉलेज है वो, और काफ़ी रेपुटेटेड कॉलेज है। अगर आप वहाँ से जीएनएम करते हो तो यूपी में वन ऑफ द टॉप कॉलेज माना जाएगा जीएनएम के लिए। ठीक है, अच्छा, सेकेंड बात करें, मैंने सेकेंड जो यूपी का एग्ज़ाम है वो है यूपी जीईटी। अगेन ये भी आपकी गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन इसके थ्रू जो सीटें दी जाती हैं वो आपको प्राइवेट दी जाती हैं। देखो, जो इसका कंडक्ट करा रही है वो गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होगा, यानी कि उससे जुड़े कॉलेजेस में होगा।
हाँ, इस साल कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाया गया और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का बच्चों को सामना करना पड़ा। पर जनरली ये एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है, पर इस साल नहीं हुआ था, 2024 में नहीं हो पाया था और बच्चों के पैसे इसमें फंस गए थे। आई डोंट नो उनको रिफंड हुए कि नहीं हुए, ठीक है, मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं था बच्चों से, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर बता देती कि पैसे रिफंड हुए या नहीं। सो यूपी जीएटी थोड़ा सा शक के घेरे में आ गया है कि ये अगले साल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस साल कैंसिल कर दिया गया, बाकी हर साल होता था। लेकिन सीपी नेट बहुत ईमानदारी से हर साल कंडक्ट कराया जा रहा है, तो यूपी में आप सीपी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। सीपी नेट की पूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है, लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में मिलेगा। जिस भी एग्ज़ाम के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो उसका नाम लिख करके आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि सीपी नेट स्पार्क अप क्लासेस सर्च करोगे यूट्यूब पे, तुरंत हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो तो हमसे कमेंट्स में भी आप मांग सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं दूसरे स्टेट की, जैसे कि एमपी, मध्य प्रदेश की बात करूँ तो एमपी जीएनएसटी एग्ज़ाम होता है। जीएनएम कोर्स के लिए एमपी जीएनएसटी एग्ज़ाम होता है, जिससे आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हो वहाँ के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। इसी तरह से केरला का जीएनएम एग्ज़ाम होता है, बिहार का जीएनएम एग्ज़ाम होता है, झारखंड जीएनएम एग्ज़ाम होते हैं। ऐसे हर स्टेट, लगभग हर स्टेट अपना खुद का जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। अगर मान लो आपके स्टेट में जीएनएम का एग्ज़ाम नहीं होता, जैसे कि गोवा में, मणिपुर में, ठीक है, मिजोरम में, ये सब में जीएनएम का एग्ज़ाम नहीं होता, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सीयूईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सीयूईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दूसरे स्टेट का जब एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करोगे तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल रहोगे, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात का भी आपको ध्यान रहे। सो ये एग्ज़ाम की मैंने बात कर ली कि एग्ज़ाम आप कैसे देख सकते हो, कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, और कुछ लोग डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सो आपकी उम्र 17 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। पीसीबी हो, पीसीएम हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी लोग एलिजिबल हैं। लेकिन आपके 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी है, मैं ये कह रही हूँ कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है आपके 12th में। जैसे 12th में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है ना, तो इंग्लिश उसमें होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में इंग्लिश है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश बोलचाल की भाषा, पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है, समझना आना चाहिए। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश में तो आप समझ सको, कम से कम इतना आपको आना चाहिए। हाँ, आप नहीं बोल पाते हो, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हो, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, एनफ है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस कितनी लगती है कोर्स में। तो बच्चों 3 साल का ये कोर्स होता है। 3 साल के कोर्स में पर ईयर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो 10,000 के लगभग फ़ीस पड़ती है 1 साल की, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो 80,000 के लगभग फ़ीस लगती है। कई लोग ऐसा पूछते हैं हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर कॉलेज में इसके हॉस्टल्स आपको नहीं मिलते हैं, खासकर बॉयज़ को तो नहीं मिलते हैं, गर्ल्स को कुछ जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेगा। कुछ ही ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे जहाँ पे आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाएगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस कोर्स को करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। सो स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो 15,000 से लेकर के 20,000 होती है। 1-2 साल का आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो आपकी सैलरी 50,000 तक हो सकती है। और अगेन ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट जीएनएम रजिस्टर्ड नर्स हो या फिर आप प्राइवेट जगह पे नर्सिंग का काम कर रहे हो और आपने किस तरह से स्किल गेन किया है, कैसा आपने काम सीखा है, ये सब इन बातों पर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 50,000 या 60-70,000 तक भी पहुँच जाता है विथ एक्सपीरियंस। लेकिन इससे ज़्यादा इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में इससे ज़्यादा इनकम जनरली मिलती नहीं है। हाँ, आप अपना खुद का नर्सिंग होम खोल लो या किसी के नर्सिंग होम के अंडर काम करने लगो तो हो सकता है सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो, अदरवाइज 60-70,000 से ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ नहीं होते देखी जाती है, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप 15-20 साल काम कर लिए तब जाके सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, वो दूसरी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप फॉरेन में चले जाते हो, फॉरेन में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जीएनएम को एक्सेप्ट किया जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। यहाँ पे बहुत कॉमनली इंडिया से जीएनएम नर्सेज जाती हैं और काम करती हैं, और यहाँ पे काम करने के आपको 2.5 से 3 लाख रुपए महीना तक मिलते हैं। लेकिन वहाँ का खर्च भी ज़्यादा है, आपको ये भी बात का ध्यान रहे। आपको 3 लाख मिल रहा है तो 1-1.5 लाख का आपका खर्चा भी होता है, यानी कि 1.5 लाख तक आपकी नेट सेविंग होती है वहाँ पे, ठीक है। जो खर्चा आप यहाँ 10,000 15,000 में कर लोगे वो खर्चा
वहाँ 1 लाख में आपका होगा, लेकिन फिर भी आपकी बचत हो जाती है। तो इस हिसाब से फॉरेन में जाना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। लेकिन फ़ॉरेन में जाना इतना आसान नहीं है। फ़ॉरेन में जाने के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो यूके में अगर आपको जाना है, यूनाइटेड किंगडम में अगर आपको जाना है तो आपको OSCE का एग्ज़ाम देना होगा। अमेरिका में आपको जाना है तो इसी से रिलेटेड एक और एग्ज़ाम है NCLEX-RN का एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करते हो तभी वहाँ पे एज अ GNM आप काम कर सकते हो, GNM नर्स की तरह, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रहे। सो ये एग्ज़ाम मेजरली इंग्लिश मीडियम में होते हैं, इंग्लिश इसमें अच्छी खासी पूछी जाती है, तो आपका इंग्लिश जानना ज़रूरी है। आप अगर फॉरेन में काम करते हो तो इंग्लिश एज मैंडेटरी लैंग्वेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई हिंदी समझने वाला तो नहीं है, ठीक है। सो आपको ये लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी हो जाता है, बोलचाल की भाषा में आ जाना चाहिए आपका इंग्लिश। तो जब तक आप GNM का कोर्स कर रहे हो, कोशिश करना कि आप इंग्लिश भी सीख लो ताकि आप फॉरेन में वर्क कर सको और लाखों कमा सको, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है, मतलब कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हो। इंडिया की बात कर लेते हैं, फॉरेन का स्कोप तो मैंने बता ही दिया। इंडिया की बात कर लेते हैं। आप क्लिनिकल नर्स की तरह काम कर सकते हो, इमरजेंसी केयर नर्स की तरह काम कर सकते हो, ओल्ड एज होम्स में काम कर सकते हो, यानी कि बहुत सारे ऐसे जगह है, वृद्धाश्रम जिसे आप कहते हो, वृद्ध लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि उन्हें समय समय पे दवा दे सकें, उनकी देखभाल कर सकें। तो वहाँ पे आप काम कर सकते हो। NGOs में, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ होती हैं जो वृद्धाश्रम चलाती हैं, या कुछ ऐसी मान लो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एड्स हो रखा है, NGO उनको संभालती है। कुछ कैंसर पेशेंट्स को संभालती है। NGOs मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट पीपल्स को संभालती हैं। एक तरह से वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। अगर हो सके तो हम सबको एक बार NGO में थोड़ा बहुत काम ज़रूर कर देना चाहिए ताकि लोगों का भला हो सके। तो NGO में अपना योगदान देना एक बहुत बड़ी बात है। सो NGO में एज अ नर्स बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है और सैलरी भी दी जाती है NGO में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में NGOs में सैलरी दी जाती है। हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से फ्री में काम करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वैकेंसी आती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप गवर्नमेंट हेल्थ साइंसेस की वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हो, यानी कि बहुत सारा स्कोप है। आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ GNM नर्स की तरह काम कर सकते हो। बहुत सारा स्कोप है GNM के लिए, ANM GNM और नर्सिंग के लिए बहुत स्कोप है। कहीं ना कहीं आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, इसकी गारंटी नहीं है कि कितने हज़ार की आपको जॉब मिलेगी, मिनिमम 15,000 तक तो मिल ही जाती है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, इस फील्ड में अच्छा करना है, तो आप या तो फॉरेन डिसाइड करो जाने का, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ट्राई कर सकते हो। एक और काम कर सकते हो कि GNM के बाद आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हो, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आपको एम्स जैसी संस्थाओं में भी काम करने को मिलता है, ठीक है। एम्स से भी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होता है। डिटेल्स अनुप सर ने इस वीडियो में बता रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप मुझसे कहोगे कि BSc नर्सिंग ज़्यादा अच्छा है या GNM, तो मैं कहूँगी BSc नर्सिंग ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ GNM के कंपेयर में ज़्यादा है। पर अगर आपको जल्दी है कि आपको जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, जल्दी जॉब पाना है, तो उसके लिए आपके लिए GNM अच्छा होगा। दोनों का मैंने वास्तविक तुलना बता दिया। BSc नर्सिंग बेटर है GNM से, क्योंकि GNM एक डिप्लोमा कोर्स है, BSc नर्सिंग एक बैचलर कोर्स है। तो जाहिर सी बात है, बैचलर इज़ बेटर देन डिप्लोमा, ठीक है। लेकिन BSc नर्सिंग 4 साल का होता है, GNM 3 साल का होता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ANM पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।